चले, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज का ये आयोजन मोदी जी के ऊपर देश के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा अपने विचार लिखे गए मीट एट मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ये किताब उन सब के अनुभव का निचोड़ है जो मोदी जी के बारे में वो सोचते हैं। और आज मोदी जी की परिभाषा एक लाइन में एक मूर्तिकार से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी की हस्ती को किस प्रकार प्रकट कर सकते हो, तो उस मूर्तिकार ने कहा भारतवासियों के विश्वास को यदि मूर्त स्वरूप में ढाल दिया जाए वो नरेंद्र मोदी जैसे दिखेगा। ये है भारत के विश्वास को, ऐसा अद्भुत व्यक्ति जिसने देश और दुनिया में विश्वास पैदा किया और अपने कामों से किया। एक ऐसा सामान्य सा व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन में चाय की दुकान में अपने पिता के साथ काम करता हो, उनकी सपना और उनकी सोच कभी नहीं थी कि वो घर वालों को, परिवार वालों के लिए रोजी रोटी का माध्यम बनेगी। वो जब अपने घर से निकल जाते हैं, एक मोदी का बाल स्वरूप जब बगल में कंधे में झोले डाल के निकल जाते हैं, तो उस समय मोदी जी का विचार नहीं रहता कि परिवार को कैसे पालूंगा। जब भटकते हुए गलियों में घूमते हैं, उस दौर में भी मोदी जी की सोच रहती है कि भारत के गरीबों के आंसू कैसे पोंछूंगा और उनकी आंख में सपना कैसे गढ़ूंगा। ये कल्पना लेकर मोदी जी। आज का ये आयोजन बड़ा अद्भुत है। जब पुस्तक का विमोचन होता है, अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम पुस्तक करती है। ये प्रकाश और ऐसा सहयोग आज दिख रहा है मुझे कि ये अद्भुत सहयोग आज देख रहा था मैं कि जितने लोग यहाँ प्रमुख रूप से बैठे हैं, इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। ये पूरे देश में जो प्रोग्राम चल रहा है मोदी 20 का, इसके राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र से दायित्व मिला है गुरु प्रकाश पासवान को, और छत्तीसगढ़ की जवाबदारी मिली है ओम प्रकाश चौधरी को, और राष्ट्रीय नेता है जगत प्रकाश। यानी प्रकाश, प्रकाश और प्रकाश, ये इतने सारे प्रकाश करते हो। ये इस पुस्तक का विमोचन अपने आप में प्रकाशमय होगा। इतना शानदार आयोजन रायगढ़ में लोग याद करेंगे जब पासवान जी जैसे, गुरु प्रकाश पासवान जैसे वक्ता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ओम प्रकाश चौधरी जैसे अपनी बातों को अद्भुत तरीके से प्रस्तुत करने वाले प्रदेश के प्रवक्ता हों, और आप सबकी गरिमा में उपस्थिति हमारे जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल, गिरधर गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ साथी सत्यनारायण राठिया जी, जगन्नाथ पाणिग्रही जी, केराबाई मनहर जी, पूर्व विधायक जवाहर नेहरू, पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, अरुण दीवान जी, गुरुपाल भल्ला जी, श्रीकांत सोमावर जी, राजेश शर्मा जी, ब्रजेश गुप्ता जी, सभी मोर्चे प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, उपस्थित प्रभुजन और इस कार्यक्रम के संयोजक करने वाले संयोजक महामंत्री सतीश बेहरा जी, सह संयोजक डॉक्टर पवन अग्रवाल जी एवं गौतम चौधरी जी, आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। ऐसे शानदार आयोजन के लिए रायगढ़ की धरती पे आपने शुरुआत किया। मैं आपको बता दूं 27 तारीख को इसी कार्यक्रम के लिए मोदी 20 के इस पुस्तक के डिटेल व्याख्या करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से माननीय अमित शाह जी रायपुर आने वाले हैं। उसके पहले रायगढ़ में आपने कार्यक्रम कर दिया। ये रायगढ़ वालों की पहल शानदार है।
इस पुस्तक को अभी इंग्लिश पे आया है, अंग्रेजी का संस्करण है। मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर इसका हिंदी का भी किताब बहुत जल्दी आ जाएगा। मुझे लगता है जब हिंदी का संस्करण आएगा तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था इसका नाम क्या होगा, इसका शाब्दिक अनुवाद क्या हो सकता है। तो मुझे लगा कि इसका हिंदी अनुवाद जब भी किताब छपेगा, मोदी 20 स्वप्न जो साकार हुए, इस प्रकार से उसका नामकरण होना चाहिए। या दूसरा, सपने जो सच हुए। ये 2 नाम मेरे मन में आए कि मोदी 20 का नाम क्या होगा। मगर इसके बाद मुझे लगा कि इस किताब का सही तरीके से यदि प्रस्तुतिकरण करना है तो मोदी जी के पुराने अभियान से उस शब्द को लेना पड़ेगा, संकल्प से सिद्धि तक, यही इसका किताब का नाम होना चाहिए। क्योंकि मोदी जी का संकल्प और उस संकल्प सिद्धि में परिवर्तन हुआ। और उस संकल्प मोदी जी ने कैसे लिए थे? अपने लिए लिए थे, परिवार के लिए लिए थे, अपने घर चलाने के लिए थे। मोदी जी ने न कल्पना कभी जीवन में कहीं कुछ की थी, कुछ बन जाने के, कुछ हो जाने या कुछ पा जाने की कल्पना मोदी जी की नहीं थी। निजी रूप में कुछ तगमा मिल जाए, इसकी कल्पना मोदी जी को नहीं था। संकल्प यह है कुछ कर जाना देश के लिए, ये मोदी जी की कल्पना थी। और आपको बताऊं, कुछ बन जाने और कुछ कर जाने, कुछ बन जाने, मैं कुछ बन सकता हूँ मगर देश के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। बन जाने और कर जाने के बीच एक छोटा सा सामान्य भेद दिखता है, मगर वास्तव में यह अद्भुत है, अनूठा है, अलौकिक है। कुछ बनना आसान है, कुछ कर जाना बहुत कठिन होता है। इसी रास्ते पे मोदी जी चले थे और आज इस ऊंचाई पे पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण का यह विश्वकर्मा इसी चिंतन को लेकर, इसी सोच को लेकर, घर छोड़कर झोला हाथ में लटकाए, हिमालय की कंदरों में भटकता रहा, देश दुनिया में भटकता रहे, संगठन मंत्री के दायित्व में काम करते रहे, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते रहे। वो दिन कोई देश का व्यक्ति नहीं भूले होगा कि जब जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में चुनौती के साथ जब आतंकवादियों ने मोदी जी को कहा था कि वहाँ पे श्रीनगर के इस चौक में, लाल चौक में कोई झंडा नहीं फहरा सकता, मोदी ने कहा था हम आएंगे पूरे कार्यकर्ताओं के साथ और वहाँ शान के साथ झंडा फहराएंगे। और संगठन मंत्री के नाते से मुरली मनोहर जोशी के साथ चुनौती के साथ झंडा फहराने का ताकत यदि किसी के अंदर था तो नरेंद्र मोदी के अंदर था। उन्होंने करके दिखाया। ये काम, ये उनकी सोच निश्चित रूप से देश के लिए अपने आप में अद्भुत रहा है। मुझे लगता है ये राष्ट्र निर्माण के लिए, हर भारतीय को बेहतर बनाने के लिए, और एक कल्पना और एक सपना, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दीन चार रहे न रहे, इस मूल मंत्र को लेकर मोदी जी ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके बारे में जो लेख लिखा गया है, जिसके बारे में अभी चौधरी जी बता रहे थे, कोई राजनीतिक क्षेत्र के हैं, कोई आर्थिक क्षेत्र के हैं, कोई रणनीतिक क्षेत्र के हैं, कोई कला क्षेत्र के हैं, कोई खेल और वैश्विक आध्यात्मिक क्षेत्र और के दिग्गज इससे जुड़े हुए हैं। मोदी जी के व्यक्तित्व के बहुआयामी चरित्र को जब देखेंगे तो सबसे पहला मैं देख रहा था आध्यात्मिक जगत के शीर्ष गुरु जग्गी वसुदेव जी प्रभावित होकर उनके योगदान को संस्मरण करते हैं। तो विशुद्ध भौतिक कॉर्पोरेट दुनिया के महारथी कोडक जैसे व्यक्ति और उसके साथ ही एक युवा अनुभव की थाती समेटे खेल जगत में सितारे पीवी सिंधु अपने विचार साझा करते हैं। स्वर के कोकिला लता मंगेशकर अपने भाई के बारे में कितने अच्छे से विचार अपने प्रकट करते हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग व्यक्तियों का विचार और विचार को जोड़कर यदि कोई किताब बना है तो मोदी जी का बना है। ये अपने आप में अद्भुत किताब है और मुझे लगता है कि मोदी जी को एक किताब में समेटा नहीं जा सकता। मोदी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है, उनके क्षेत्रों के काम करने का तरीका इतना अलग अलग है। एक नेता के रूप में, एक विचारक के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय छवि के रूप में और उनके एक अपराजेय योद्धा के रूप में जब देखते हैं हम लोग, हम जैसे कार्यकर्ता देखते हैं
कि कैसे लगातार उन्होंने परिवर्तन लाया। मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा रहा या देश में जो परिवर्तन हुए, राजनीतिक दल के रूप से जिस पार्टी ने 50-70 साल तक एक छत्र देश में राज किया, वो कांग्रेस पार्टी आज 2014 और 2019 आते आते मोदी जी ने ये हाल कर दिया कि विपक्ष के नेता बनाने लायक पार्टी के पास लोकसभा की ये है मोदी जी का चमत्कार कि 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस को छोड़कर आज तक कोई सत्ता में दिल्ली में काबिज नहीं हुआ था। मोदी जी ने 2014 में अपने बलबूते पर सरकार बनाई, 2019 में सरकार बनाई और सरकार ही नहीं बनाया, व्यवस्था में परिवर्तन का काम किया। मुख्यमंत्री के रूप में जिन योजनाओं का उन्होंने अध्ययन किया, जैसे गरीब की पीड़ा को उन्होंने महसूस किया, जिनके लिए आवास की योजना, जिनके लिए बिजली की योजना, जिनके लिए पानी की योजना, वो मोदी जी का 20 साल की यात्रा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था वो मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में आपदा से निपटता हुआ व्यक्ति किस प्रकार मजबूती से देश के लिए खड़ा हो सकता है, ऐसा मोदी जी का अद्भुत व्यक्तित्व। और आगे बढ़ के उन्होंने गुजरात से जो कुछ सीखा, सड़कों में घूमकर जो सीखा, आज देश में उसका क्रियान्वयन करने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि किताब नहीं है, इसको कॉलेज, महाविद्यालय और स्कूलों में इसको निश्चित रूप से छात्रों को पढ़ाए जाने लायक एक कंप्लीट ग्रंथ के रूप में सामने आएगा। जो बात मोदी जी के बारे में कहा कि पहले सीएम रहे, फिर पीएम रहे, सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में जो सिद्धि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में हासिल की, वो संघर्ष का परिणाम था। मुझे लगता है कि आज मोदी जी ने जो चमत्कार किया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण कि इस देश के अंदर सोच में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, इस लोकतंत्र की जड़ों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और इन दोनों कामों को मजबूती के साथ करने का काम मोदी जी ने किया। इस देश की राजनीति में 60 के दशक के बाद 3 असुरों ने कब्जा किया था, एक परिवारवाद, दूसरा तुष्टीकरण और तीसरा भ्रष्टाचार। देश के लोकतंत्र को ह्रास किया और 20 सालों में मोदी जी के आने के बाद इन तीनों असुरों को समाप्त यदि किया है तो मोदी जी का एक चमत्कार है। ये तीनों शक्तियां, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद अलग हो गया। परिवारवाद के उदाहरण दे रहे थे। ये मालूम है इस देश में कि कांग्रेस में सोनिया गांधी के पहले कौन प्रधानमंत्री था, उसके पहले कौन प्रधानमंत्री था, उसके पहले कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष था, और आने वाले समय में ये बता सकता है आदमी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। ये परिवारवाद, उत्तर प्रदेश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब परिवारवाद से ग्रसित है। बिहार की जितनी पार्टियां हैं परिवारवाद से ग्रसित है। लोगों को मालूम है कि अगला मुख्यमंत्री या प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी है। जहाँ परिवारवाद नहीं चलता, एक छोटा कार्यकर्ता गांव से निकल के इस प्रदेश में, इस देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी में भी बैठ सकता है अपनी मेहनत की बदौलत। और इस परिवारवाद को जड़ से समाप्त करने का सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार 2 बार विधानसभा में और लगातार 2 बार लोकसभा में यदि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को नस्ताबूद कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के तुष्टीकरण की राजनीति इस देश का सबसे बड़ा संकट। राजनीति में तुष्टीकरण, और भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनसंघ ने पहले दिन कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी समान अवसर देने के पक्ष में है, अवसर सभी के लिए, और तुष्टीकरण किसी का नहीं किया जाएगा। मोदी जी के सारी योजनाओं में आप देखेंगे कहीं तुष्टीकरण नहीं दिखेगा। पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान हो, उज्ज्वला हो,
इन योजनाओं में आपको जाति के आधार पे, पंथ के आधार पे कहीं बंटवारा नहीं दिखता। गरीब यानी गरीब की परिभाषा, जो गरीब है उसको लाभार्थी माना जाएगा। इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार। अब याद करिए 2014 के पहले 4 से 14 के उस कालखंड को याद करिए। 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, रोज एक स्कैंडल, एक भ्रष्टाचार। और मनमोहन सिंह की सरकार की तो ये हालत थी, आधे मंत्री जेल में थे और आधे मंत्री बेल में रहते थे। ये स्थिति 4 से 14 के बीच बना। आज देख लीजिए आप, 8 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर एक आरोप लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार के 8 साल में एक आरोप विपक्ष के लोग नहीं लगा सकते। ये मोदी जी का और मोदी जी का निर्णय के दूरगामी परिणाम और उस परिणाम के बारे में इस किताब में जो अलग अलग विशेषज्ञों ने लिखा है, उसका दूसरा पहलू ये है कि मोदी जी की सोच और देश को सही दिशा में ले जाने का एक संकल्प, जब फैसले की क्षण बारी आती है, देश का राष्ट्रीय नेतृत्व बैठता है और अवसर आता है राष्ट्रपति चुनाव का, पूरे देश का और मीडिया अलग अलग विचार व्यक्त करता है। मीडिया और हमारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और विपक्ष के लोग अलग अलग विचार करते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। मीडिया के लोग अलग अलग करते हैं। और 2 बार आपने देखा होगा। पहली बार जब अवसर आया तो एडवोकेट श्रीमान रामनाथ कोविंद को महामहिम रामनाथ कोविंद बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, दलित वर्ग में एक संदेश दिया। दूसरी बार फिर अवसर मिलता है मोदी जी को राष्ट्रपति के उस सर्वोच्च पद में बैठाने का। फिर उस समय उनको ख्याल आता है कि अनुसूचित जनजाति की हमारी बहन जो राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद में किसे बैठाया जाए, तो निश्चित रूप से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के पद में बैठाने का काम। ये है निर्णय। ये निर्णय आने वाले सैकड़ों सालों तक याद किया जाएगा। मोदी जी को जब जब जो जो जवाबदारी दी गई, कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने किस प्रकार इस देश के अंदर एक निर्णायक वातावरण का निर्माण किया। संगठन मंत्री के रूप में 1995 में गुजरात में संगठन महामंत्री थे, बीजेपी की सरकार बनती है। 95 के बाद हिमाचल, हरियाणा और पंजाब गए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी को अवसर मिला और 2001 से लेकर आज तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है। वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। क्या परिवर्तन आया देश में। इस लगातार चर्चा का मूल बिंदु क्या होता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मूलभूत गरीबों के जीवन में क्या परिवर्तन है। कांग्रेस ने जिस काम को 1947 से लेकर 2014 तक समझा नहीं, सोचा नहीं, क्रियान्वयन नहीं किया, पूरे आर्थिक संसाधन होने के बाद भी इस देश में 16 करोड़ लोगों के पास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी 2014 और 2015 तक। क्या कांग्रेस की जवाबदारी नहीं थी कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था किया जाए? आप आश्चर्य करेंगे, मोदी जी ने चमत्कार किया। 3 साल के अंदर 7 करोड़ नल कनेक्शन दे दिया। कांग्रेस ने लगातार 3 करोड़ से ज्यादा नल कनेक्शन नहीं दिए थे। आज देश में 10 करोड़ नल कनेक्शन हो गए। ये चमत्कार करने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी। कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पद में बैठकर कोई व्यक्ति, सर्वोच्च पद में बैठकर कोई व्यक्ति लाल किले के प्राचीर से जब अपनी बात कहने के लिए खड़ा हो, तो हमारे जैसे लोगों की कल्पना होती कि कोई बड़ी घोषणा होगी,
मगर लाल किले के प्राचीर से जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस देश में सबसे बड़ी शर्म है कि हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। कोई देश का प्रधानमंत्री इस बात के लिए आग्रह करेगा? मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सा मुद्दा उठा दिया। इस देश में 11 करोड़ शौचालय बन नहीं सकते, लोग की मानसिकता नहीं है। मगर मोदी जी सामान्य नेता नहीं थे, वो जन नेता थे। उनका आह्वान लाल किले के प्राचीर से हुआ और 11 करोड़ शौचालय का निर्माण हो गया। ये अपने आप में अद्भुत है। महात्मा गांधी ने आजादी के उस संग्राम को जन आंदोलन बना दिया और मोदी जी के अंदर इतनी ताकत है कि जन सरोकार के इन विषयों को, समस्याओं को लेकर अपनी बात को जनता के बीच ऐसा स्थापित करते हैं कि वो जन आंदोलन बन जाता है। ये चमत्कार मोदी जी ही कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, जब कोविड का दौर चला, पूरे देश और दुनिया के अंदर बातें होती रही। दुनिया के विशेषज्ञ करते रहे कि 15 साल में वैक्सीन लगेगा इस देश में। 15 साल में मोदी जी खामोश रहे। भारत ने अपना वैक्सीन बनाया। वैक्सीन बनाने के बाद आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डोज पहला, दूसरा और तीसरा लग चुका है। ये अपने आप में देश और दुनिया का है। जिस भारत को पिछड़ा कहते थे, आज यूरोप और अमेरिका से आगे चला गया। पहला डोज नहीं, दूसरा डोज नहीं, तीसरा डोज लग के तैयार हो गया। क्या कांग्रेस इस बात पे जवाब देगी आपको कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी गरीब व्यक्ति बिना इलाज के उसकी मौत हो जाती है, उसके लिए कोई हेल्थ की स्कीम नहीं है? इस कल्पना को करने के लिए मोदी जी को पैदा होना पड़ता है, प्रधानमंत्री बनना पड़ता है, तो आयुष्मान भारत जैसे योजना का जन्म। किसी नेता के आने का इफेक्ट क्या है? देखिए, हम तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं ना। उस किताब के बाकी अंश को छोड़ दें। आप तो इस 7-8 साल की यात्रा का रिजल्ट देखें कि इसका अंत रिजल्ट क्या हो रहा है, जो देश में अभी तक नहीं हुआ। जो 70 साल तक हम तरसते रहे, उस 70 साल के तरसने को 7 साल में उन आशाओं को पूरा करने का काम यदि कोई व्यक्ति कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। और मुझे लगता है 11 करोड़ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि देने का काम, प्रधानमंत्री आवास में 2 करोड़ लोगों को आवास देने का काम, एक तरफ प्रधानमंत्री आवासहीन को आवास दे जा रहे हैं, 2 करोड़ आवास बट रहे हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहता है कि आवास की जरूरत नहीं है, यहाँ तो नरवा गरवा घुरवा बारी चलेगा, आवास गरीबों का नहीं बनेगा। प्रश्न आप करेंगे, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। जो उस दायित्व में बैठा है वो किनारे नहीं कर सकता। आपके एक बात का सड़कों में उसके मंत्री और विधायक जवाब देंगे कि 16 लाख लोगों के 12,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है छत्तीसगढ़ में, प्रधानमंत्री पैसा दे रहे हैं। क्या हम सवाल पूछते हैं किसी से? क्या मीडिया से मेरा कार्यकर्ता बोलता है? खुलेआम शराब की नदियां बह रही है, कोयले में खुलेआम 25 रुपए की वसूली हो रही है, रेत में खुलेआम डकौती हो रही है, नदियों को बेचा जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक किसी राज्य में हो सकता है क्या? हम उस राज्य के निवासी हैं जहाँ ये सब हो रहा है, हम देख रहे हैं। प्रश्न मैं उठाता हूँ, जवाब देने की ताकत भूपेश बघेल में नहीं है। ये प्रश्न हर गांव में पूछे जाएंगे, हर व्यक्ति, और भूपेश जी जवाब तो देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। अब 1.25 साल बाकी है, ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। तुम्हारे उन सारे घोषणाओं के, जन घोषणा पत्र के उस 40 पेज को लहरा लहरा के मेरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूछेगा, कहाँ है 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता, कहाँ है शराबबंदी का वादा, कहाँ है वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन की बात।
हर व्यक्ति को जवाब देना पड़ता है, रिजल्ट देना पड़ता है। ये मोदी जी का मैं रिजल्ट बता रहा हूं। सबसे ज्यादा चमत्कारिक 300 से ज्यादा सांसद, 17-18 राज्यों में सरकार जिस भारतीय जनता पार्टी की, 100 से ज्यादा राज्यसभा के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वाली पार्टी। क्या मोदी जी ने किया? आपको याद है, आप झंडा ले लेके नारे लगाते रहे। मेरे कुछ बुजुर्ग कार्यकर्ता दिख रहे हैं जो जनसंघ के जमाने से दिए छाप के झंडे को लेकर सड़कों में, रायगढ़ की सड़कों में घूमा करते थे। उनको आज याद होगा, एक नारा लगता था गलियों में, जहां से हुए शहीद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। कब का नारा है भाई? जनसंघ के जमाने का संकल्प। केरल में लिया गया वो घोषणा, हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो। कब की बात? जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर की जेल में मौत हो जाती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम। संकल्प से सिद्धि क्या होता है? यही है संकल्प से सिद्धि को पहुंचाने का काम। नरेंद्र मोदी जी ने उस संकल्प को, जिस गलती को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसके लिए वल्लभ भाई पटेल हमेशा रोकते रहे, रजवाड़ों का जब विलीनीकरण की बात हुई, 470 रजवाड़ों का विलीनीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया। एक राज्य को कहा जवाहरलाल नेहरू ने कि इसका निर्णय मैं लूंगा। आज तक वो निर्णय नहीं हुआ, देश पूरा भोगता रहा और इसका निराकरण किया है 2019 में नरेंद्र मोदी। उसका रिजल्ट क्या होता है मैं बता रहा हूं, छोटे छोटे उदाहरण। रिजल्ट ये होता है, 500 सालों से हमारी पीड़ा, हमारी चेतना, हमारा स्वाभिमान राम मंदिर के रूप में रखा रहा है। सरकारें आती रही, जाती रही। 500 साल बाद एक व्यक्ति पैदा होता है, नरेंद्र मोदी, जिसने कहा कि संकल्प को पूरा करें। और आज अयोध्या जाके देखिए, भव्य राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण। संकल्प से सिद्धि कैसे हो? कैसे निर्णय का क्रियान्वयन? एक भाषण आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने लोकसभा के स्पीच, जो बड़ा फेमस उनका स्पीच में कहा था, अटल जी ने कहा था, जब प्रश्न किया गया कहां गया 370-35 से, कहां गया ट्रिपल तलाक, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जिस दिन हमारा पूर्ण बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में हो जाएगा, उस दिन हम इस मांग को पूरा करेंगे। और ये मांग मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इसको पूरा किया। ये करोड़ों करोड़ों लोग की आस्था से जुड़ा हुआ विषय, ये सिर्फ राजनीति नहीं है। वैचारिक तौर पे हम गुलाम हो गए, अंग्रेजों के गुलामी करते करते, अलग अलग काल में, अलग अलग दौर में गुलामी करते करते हमारी मानसिकता बदल गई। स्वाभिमान को हमने किनारे रख दिया। आज उस स्वाभिमान को जागृत करने की ताकत किसी शख्स के अंदर है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, तो आज इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें इस किताब से मिलकर और किताब से अतिरिक्त इतनी सारी बात है कि मुझे लगता है कि हम इसको लगातार, यदि मैं सारी बातों को जिक्र करूंगा तो आपको भी वक्त लगेगा। मैं कुछ एक दो विषय पे बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। दो महत्वपूर्ण विषय भारत के विषय में दुनिया क्या सोचती है, जो अभी चौधरी जी बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत का मान सम्मान और गौरव कैसे बढ़ा। एक अमेरिकन डेलीगेट्स हिंदुस्तान में आए थे, लोगों से बात कर रहे थे। उसने एक पत्रकार से पूछा कि अमेरिका और भारत में कोरोना से निपटने के अंतर को आप कैसे देखते हैं। उसने पूछा कि अमेरिका कैसे निपट रहा है कोरोना को और भारत को, इस अंतर को आप किस रूप में देखते हैं।
पत्रकार को ये लगा था कि ये अमेरिका की प्रशंसा करेगा क्योंकि अमेरिकन डेलीगेट्स थे, और उन्होंने कहा अमेरिकन ने कहा कि हम इसलिए आपकी तरह कोविड से नहीं निपट पाए क्योंकि हमारे यहाँ भारत जैसे नागरिक बोध या सिविक सेंस हमारे अंदर नहीं है अमेरिका के अंदर, और भारत ने बेहतर तरीके से कोरोना के खिलाफ जंग को लड़ने का काम किया। ये भारत को बताता है कि भारत की शक्ति क्या है और भारत में किस प्रकार हम इसको बढ़ा सकते हैं, उस अनुभव हमारे पास है। मोदी जी के बारे में किताब बहुत पढ़ लेंगे, पर 15 साल मुख्यमंत्री रहा तो मेरे बहुत सारे निजी अनुभव हैं। मैं भी एक किताब लिख सकता हूँ, पर मेरे किताब को कौन पढ़ेगा? तो मैं बता देता हूँ कुछ छोटे छोटे अनुभव। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि लिखूंगा। इस किताब से मुझे प्रेरणा मिली है क्योंकि मोदी जी को काफी नजदीक से देखने का अवसर मिला, उनके साथ काम करने का, समझने का अवसर मिला। वो जितना कठोर दिखते हैं, जितना ऊपर से मजबूत दिखते हैं चट्टान की तरह, उनका दिल उतना ही कोमल है, उतना ही नरम हृदय के है। मैंने मोदी जैसी हमारे डोंगड़ गांव में स्वच्छता अभियान को लेकर 1 लाख लोगों की महिलाओं की एक बहुत बड़ी सभा थी, और उस सभा में जब मोदी जी को बताया गया कि 80 साल की ये माता बैठी है जिसने अपने शौचालय बनाने के लिए उसका एकमात्र सहारा उसकी बकरी है, उसको बेचकर शौचालय बनाया है, मैं सिर्फ गवाह हूं। मोदी जी खड़े हुए उसके पैर को पकड़ के साष्टांग उसका प्रणाम किया। ये होता है प्रधानमंत्री के उस सर्वोच्च पद में बैठने वाले व्यक्ति का उस गरीब के प्रति, उस माँ की कुंवर बाई उसका नाम था, उसके प्रति जो सम्मान प्रकट किया, ये महिलाओं के प्रति उसका सम्मान है, उस कुंवर बाई के समर्पण के प्रति सम्मान। दूसरा उदाहरण मैंने देखा बीजापुर में, हम लोग योजना के साथ आकांक्षी जिले, जिस समय का किस्सा बता रहा हूं उस समय तक कलेक्टर चौधरी जी कलेक्टर हुआ करते थे। तो मैं बीजापुर गया था, इसका भी किस्सा बताऊंगा। बीजापुर गया था, बीजापुर में बहुत सारे आयोजन थे, उसमें एक कार्यक्रम था हमारा फेवरेट, चरण पादुका, तेंदुपत्ता संग्राहकों को पैर में जूते पहना के देना है चरण पादुका। एक वनवासी महिला आई संकोच करते करते, और वो जूता पहन नहीं पा रही थी क्योंकि पहली बार वो जूता पहन रही थी, चप्पल पहनते हैं। मोदी जी अपने चेयर से उठे और उसके पास में गए, अपने हाथों से उस हमारी बहन को जूता मोदी जी ने अपने हाथों से, देश का प्रधानमंत्री उस बहन को प्रति अपना प्यार दिखाते हुए अपने हाथों से उसको जूते पहनाए। उस दिन मुझे लगा कि आदमी बाहर से जितना चट्टान दिखे पर इसके अंदर के हृदय में उतनी ही कोमलता है, ममत्व है, प्रेम है और नारी जाति के प्रति सम्मान है। ये सबसे बड़ी बात। तीसरा उदाहरण जो दंतेवाड़ा का जावंगा, जिसको पैदा करने वाला बैठा है चौधरी, एशिया का सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आप लोग गए होंगे, नहीं गए होंगे, देखना चाहिए। आप लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाते हो, मगर वो एक बड़ा मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, एशिया का सबसे बड़ा। यहाँ प्रयास का जन्म हुआ, जहाँ बहुत सारी योजनाओं की जन्म हुआ, जहाँ मोदी जी को मैं दिखाने ले गया। वहाँ जब मैं जाता हूँ, विकलांग बच्चों के साथ ऐसे ही हम लोग बैठे हैं। मोदी जी बोले हाँ क्यों ले आए? मैं कहा बच्चे लोग कार्यक्रम देना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं। बैठ गए हम सब के सब। वो विकलांग बच्चा गाना शुरू किया, तो उनके पास तबले उबले थे नहीं, तो मोदी जी ने एक टेबल कुर्सी उठाया और कुर्सी को तबला बना के बोले तुम गाना गाओ, मैं बजाता हूँ। और उनके साथ पूरे समय वो तबला बजाते थे। ये बच्चों की कुर्सी उनकी भावना। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आदमी का व्यक्तित्व कितना बहुआयामी होता है। अपन सिर्फ और सिर्फ भाषण में सुनते हैं ये मोदी, अरे मोदी से पूरा दुनिया डरती है। पाकिस्तान जब हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाता है, ये मोदी सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। ये मोदी है जो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, वही मोदी है जिसकी आंख से आंसू निकल जाए।
एयर स्ट्राइक करें। अमेरिका और दुनिया के देशों को चुनौती देके खड़ा हो जाता है। आज हिंदुस्तान के सारे देश भारत के साथ किसी प्रकार के कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मोदी जी के साथ जो बात कर रहे हैं, हाथ से हाथ मिला के और आंख से आंख मिला के बात करने वाला प्रधानमंत्री आज भारत के पास बैठा है, वो नरेंद्र मोदी। एक बात मैं और गारंटी के साथ कह सकता हूं, मोदी जी ने जो आधार बनाया है इस देश में, जो फाउंडेशन रखा है, करोड़ों गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, वो चाहे 45 लाख लोगों के खाते खोलने का काम किया। जनधन खाता चमत्कार है भाई, लोग मजाक उड़ाते थे, अरे गरीबों के बैंक खाते क्या खुलेंगे, गरीब क्या करेगा, बैंक के दरवाजे नहीं जा सकता, फटे कपड़े पहन के। वही 45 लाख करोड़ लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सीधे 22 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन आज तारीख तक हो चुका है। बिना पैसा इधर उधर किए, एक पैसे की करप्शन की योजना जब बनती है उसके कारण दूसरे होते हैं, रिजल्ट अलग दिखता है। मैं आज रिजल्ट की बात ज्यादा कर रहा हूं, योजनाओं को बताऊंगा तो 4 घंटे लगेंगे। योजनाओं को नहीं, योजना का नतीजा क्या निकला है, उस नतीजे का असर क्या पड़ेगा, मैं अंत में वही बताने के लिए रुका हुआ हूं कि मोदी जी ने जो फाउंडेशन रखा है, मित्रों यानी मोदी जी की आवाज में बोल रहा हूं, वो फाउंडेशन जो मोदी जी ने रखा है, इस देश में आने वाले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से कोई हटा नहीं सकता। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, गरीब, दलित वर्ग आज मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां, कोई सिर्फ बड़े बड़े घोषणा करने से नहीं, उनके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाने का काम हुआ। और आज बस्तर से लेकर सरगुजा तक 450 अनुसूचित जनजाति के जिलों के लिए 620 करोड़ की योजना लॉन्च किया नरेंद्र मोदी जी ने। जैसे आदिवासी बहुल जिले के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए 5 साल की कार्य योजना बनाई है, जिसमें आकांक्षी जिले हमारे छत्तीसगढ़ के भी आने वाले हैं, यानी आखिरी व्यक्ति तक की चिंता। मित्रों, जब एक किताब 1 महीने बाद हिंदी में आ जाएगा तो जरूर पढ़ना। अभी अंग्रेजी का है तो मेरे जैसे व्यक्ति को भी डिक्शनरी देखना पड़ता है, तो आप लोगों को भी कठिनाई होगी। तो कोई जरूरी नहीं कि अभी पढ़ें, इतना हम लोगों ने बताया उसको समझ ले, थोड़ा बहुत हमने बताने का प्रयास किया है। हमारी इस किताब को रखने के कारण इसलिए कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए जब वो पढ़ेंगे, नए युवा, तो ये जानेंगे कि इस देश में जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन का केंद्र बिंदु कौन है, और उस परिवर्तन का केंद्र बिंदु आज देश के अंदर एक व्यापक परिवर्तन और दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने वाले व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। उसके लिए मैं बोलने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 3 वक्ता को एक दिन में सुनना बहुत बड़ी तपस्या होती है, और इस तपस्या के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब जी। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी का आपको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम विभिन्न क्षेत्र के प्रतिभाओं का सम्मान इस मंच के माध्यम से करना चाहते हैं।